नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। जो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर होता है इसको हम फेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या फिर फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, या फिर इनमें से किसी को भी नॉन ऑफ दिस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर होता है इसको हम हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा पायरोमीटर का फिगर है, इसी से हम हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एवर मे बी द फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल विल नेवर सैचुरेट। देखो इधर चार ऑप्शन है, एक है सॉफ्ट आयरन, दूसरा है कोबाल्ट स्टील, तीसरा है एयर और चौथा है सिलिकॉन स्टील। इनमें से कौन सा मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू चाहे जितना भी हो, लेकिन ये मटेरियल क्या होगा, सैचुरेट नहीं हो, कभी भी सैचुरेट नहीं होगा। तो इसका आंसर होता है जो एयर होता है, ये जो एयर है इसका फ्लक्स डेंसिटी जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन ये कभी भी सैचुरेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये मैग्नेटिक सैचुरेट क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा एक मेटल है, इसके थ्रू क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करेंगे। जब हम इधर इधर करंट फ्लो करेंगे तो इधर जो फ्लक्स डेंसिटी होता है इसका वैल्यू भी इंक्रीज होता है। मीन्स करंट और फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम करंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे इस मेटल में फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन इसको करंट को इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम करंट को उसके बाद अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू और इंक्रीज नहीं होगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। और ये जो सैचुरेशन कंडीशन होता है ये सिर्फ कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सैचुरेशन कंडीशन बनता है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है, और जो एयर होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें ये हमारा मैग्नेटिक सैचुरेट नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आई। जो एयर होता है इसका फ्लक्स डेंसिटी जितने इसका वैल्यू जितना होने पर भी ये कभी सैचुरेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। और ये देखो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ टॉर्क इनटू करंट, ये भी आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो कितना है। देखो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में जो टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, उसका रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है, या फिर 2:1 होता है, या फिर 1:2 होता है, या फिर कैन बी एनी रेशियो, किसी भी रेशियो पर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका टर्न रेशियो, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न रेशियो 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। मीन्स मान लो ये हमारा क्या है, ये वाला फिगर देखो, ये होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग। इस प्राइमरी वाइंडिंग में जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा इधर भी सेकेंडरी में भी उतना ही नंबर ऑफ टर्न रहता है, इसीलिए इसका टर्न रेशियो क्या होता है, 1:1। अगर प्राइमरी में 2 रहेगा, सेकेंडरी में भी 2 रहेगा, दोनों को कैंसिल करने से 1:1 होता है। अगर प्राइमरी में भी 1000 रहता है, सेकेंडरी में भी 1000 रहता है, दोनों को कैंसिल करने से 1:1 होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इसका टर्न रेशियो 1:1 होता है। और एक बात याद रखो, ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखो मान लो ये हमारा एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसको ये वाला जो एसी वेव फॉर्म है इसको हम इधर इनपुट देंगे इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। इसका जो आउटपुट होता है वो हमें क्या मिलता है, देखो ये जो फिगर मिला है ये होता है आउटपुट। मीन्स ये जो स्पाइक था इस स्पाइक इधर रिड्यूस हो गया है, तो ये स्पाइक को रिड्यूस कौन करता है, ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका काम क्या होता है, जो इनपुट एसी था उसका जो स्पाइक था उसको रिड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक शॉक से भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये होता है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का फंक्शन, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीसी सीरीज मोटर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर। देखो जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसको हम ये चार ऑप्शन में से कौन सा क्रेन में यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को, या फिर लेद में, या फिर पंप में, या फिर पंच प्रेस में हम डीसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसको हम क्रेन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखो हमारा ईओटी क्रेन होता है, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड जो
ट्रैवल ईओटी क्रेन होता है, ये उसका फिगर है। इसी में हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि देखो जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जिससे क्या होता है, जब इधर हम कम लोड अप्लाई करेंगे तो ये बहुत हाई स्पीड में काम करेगा, और ज़्यादा लोड अगर हम इधर अप्लाई करेंगे तो ये स्लो स्पीड में काम करता है। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को हम क्रेन में ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप एस देन रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होगा। देखो अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर घूम रहा है, मान लो ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये ऊपर में उसका स्टार्टर है, बीच में ये जो है रोटर है, तो इसका स्लिप कितना है एस। तो स्लिप क्या है, अगर स्लिप का वैल्यू एस होगा तो इसका कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू एस है तो उसका कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होगा ना, स्लिप इंटू रोटर इनपुट। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर रनिंग स्लिप एस है तो उसका कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होता है, ये जो स्लिप एस है, स्लिप इंटू ये जो इंडक्शन मोटर है इसका जो इनपुट होता है उसको इस इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो वैल्यू निकलता है वो होता है कॉपर लॉस का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये स्लिप क्या होता है, देखो ये जो स्लिप एस है ये क्या होता है, मान लो ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ऊपर में इसका स्टार्टर होता है, बीच में ये जो होता है ये रोटर होता है। तो ये जो घूमता है, ये जो स्टार्टर है ये भी घूमता है। ये स्टार्टर तो रोटेट नहीं करता है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो घूमता है। तो मान लो ये एन एस स्पीड में घूम रहा है, ये जो स्टार्टर है, ठीक से देखो ये जो ऊपर में जो स्टार्टर है ये मान लो हमारा एन एस स्पीड में घूम रहा है, और बीच में जो ये रोटर है मान लो ये एन आर स्पीड में, कौन सा स्पीड में, एन आर स्पीड में घूम रहा है। तो माइनस एन आर करेंगे, ठीक से देखो ये स्टार्टर है इसका स्पीड माइनस ये जो रोटर है इसका स्पीड, माइनस करने से जो वैल्यू निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। स्टार्टर का स्पीड माइनस रोटर का स्पीड, ये होता है स्लिप। और इसी स्लिप को अगर हम रोटर के इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉपर लॉस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर्स आर यूज्ड एट वेरियस लोकेशन इन द पावर सिस्टम टू। देखो जो रिएक्टर होता है उसको हम पावर सिस्टम में बहुत सारे लोकेशन में यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट करंट को इंक्रीज करना होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करना होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करना होता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा, जो हम रिएक्टर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये रिएक्टर क्या होता है, जो रिएक्टर होता है ये हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है। देखो इधर ये बस बार रिएक्टर है, ये शॉर्ट रिएक्टर है, ये सीरीज रिएक्टर है, जितने सारे रिएक्टर होते हैं इसका काम क्या होता है। मान लो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में ये जो सर्किट है बाई मिस्टेकली क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इस हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को अगर इस सर्किट में फ्लो होगा तो इसमें बहुत सारे डैमेजेस हो सकता है। और इस डैमेज से इस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, रिएक्टर को यूज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, जो हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट था उसको रिड्यूस करके लिमिट में रखता है। तो इसीलिए जो रिएक्टर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो रिएक्टर होता है ये एक हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये वाला फिगर देखो, ये होते हैं हमारा सारे के सारे रिएक्टर होते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वाट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट गिव्स डाउन स्केल रीडिंग देन वी नॉर्मली चेंज कनेक्शन ऑफ। देखो मान लो कि हमारा वाट मीटर है जिसे हम पावर का मेजर करते हैं। तो ये जो वाट मीटर है ये क्या कर रहा है, मान लो ये हमारा एक वाट मीटर है, इसमें ये नीडल है। जब हम इसको मेजर करेंगे तो इधर लेफ्ट से ये राइट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर ये जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इस वाट मीटर को, ये मीटर क्या कर रहा है, ये जो नीडल है ये डाउन स्केल में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम करंट कॉइल को चेंज करेंगे, या फिर पोटेंशियल कॉइल को चेंज करेंगे, या फिर करंट पोटेंशियल दोनों को चेंज करेंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा, जब एक वाट मीटर डाउन स्केल रीडिंग ले रहा है तो इस कंडीशन में हम उसका जो पोटेंशियल कॉइल होता है उसको ही चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो फिगर है ये हमारा एक वाट मीटर का फिगर है।
सर्किट डायग्राम है। ये जो वाटमीटर है, इस वाटमीटर में दो कॉइल होता है, एक होता है करंट कॉइल, दूसरा होता है वोल्टेज कॉइल जिसको हम पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। तो जब क्या होता है, ये जो वाटमीटर है ये अगर डाउन स्केल रीडिंग ले रहा है, मीन्स जिस डायरेक्शन में जाना था उसका अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग ले रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो वोल्टेज कॉइल है जिसको हम पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, इसका टर्मिनल को हमें चेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर आर जनरली यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम कौन सी कंडीशन में, कौन सी प्लेस में यूज करते हैं, जहाँ पर हमें सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड की जरूरत होता है, या फिर जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग करना होता है, या फिर जहाँ पर इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग मीन्स कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में जाता है उस प्लेस में, या फिर वेरिएबल स्पीड में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग मीन्स जहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में होता है उसी प्लेस में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें क्या होता है, जो स्टार्टर होता है, ऊपर में स्टार्टर होता है, बीच में रोटर होता है। स्टार्टर जिस स्पीड में घूमता है रोटर भी उसी सेम स्पीड में घूमता है, इसीलिए इसका स्पीड भी कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इसको कहाँ पर यूज किया जाता है ना, इनफ्रीक्वेंट मीन्स फ्रीक्वेंट नहीं होता है, इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में ट्रांसमिशन लाइन होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों का वैल्यू बराबर इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर ट्रांसमिशन लाइन के बदले हमारा ट्रांसफार्मर होता तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर जनरेटर होगा, जनरेटर में क्या होता है, पॉजिटिव का वैल्यू, पॉजिटिव सीक्वेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और नेगेटिव सीक्वेंस का वैल्यू कम होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रांसमिशन लाइन है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों क्या होंगे, बराबर इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीलेटर कन्वर्ट्स। जो ऑक्सीलेटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर मैकेनिकल पावर को एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑक्सीलेटर होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट पावर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करता है और कम्यूटेटर करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।